हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, पाचन तथा उत्सर्जन पढ़ रहे थे हम घटना चक्र पॉइंटर में, बायोलॉजी में। इसमें से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उसी के आगे से अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो कंटेंट है वो है मानव वृक्क अस्मरी, मतलब कि जो हमारे वृक्क में स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। मतलब कि यदि किसी के किडनी में यदि पथरी हो जाती है तो वो जो पथरी होती है, स्टोन होती है, वो बनी काहे की होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। यहाँ पर अब कथन और कारक दिए गए हैं। कथन में है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण दिया हुआ है यकृत दो महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो सही है परंतु आर गलत है। इसका मतलब ये है कि जो यकृत है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका तो रखता है, लेकिन वो पाचक एंजाइम स्रावित नहीं करता है, वसा पाचक एंजाइम स्रावित नहीं करता है। ये जो यकृत होता है, देखिए यकृत से पित्त निकलता है, वो जो पित्त होता है वही जो है वसा के पाचन में सहायक होता है, इसलिए यकृत जो है वो वसा के पाचन में सहायक है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है जो प्रक्रिया को या किसी भी रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है वो होता है जाइमेज। मतलब कि जो जाइमेज एंजाइम है वह ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है। इथेनॉल जो जिस प्रकार से, जैसे गन्ने के रस से हम इथेनॉल बना रहे हैं या किसी दूसरी तरह से इथेनॉल बना रहे हैं, तो उसमें ये जाइमेज एंजाइम उपयोगी होता है। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाले उत्तरदायी पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है वो है यूरिया। देखिए, जो यकृत होता है वो क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया जो होती है वो शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक है अपेक्षाकृत यूरिया के। फिर जब यकृत क्या करता है, यूरिया में बदल देता है अमोनिया को, तो यही यूरिया किडनी के द्वारा छान कर अलग कर दी जाती है और फिर शरीर से ये मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दी जाती है। इसलिए जो शरीर में विषाक्तता है वो नहीं हो पाती है और शरीर की शुद्धता बनी रहती है। लिपिड का पाचन होता है। लिपिड का पाचन पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में होता है। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक जो है वो पाचन एंजाइम नहीं है। कथन और कारक दिए हुए हैं। कथन में है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, और कारण दिया है अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाला एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो कथन है वो गलत है। क्यों? ऐसा नहीं है कि प्रोटीनों का जो पाचन है वो सिर्फ क्षुद्रांत, छोटी आंत में ही होता है, बल्कि प्रोटीनों का पाचन आमाशय में भी होता है और अन्य जगहों पर होता है। हाँ, लेकिन इसमें से जो कारण है ये सही है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है वो क्षुद्रांत में यानी कि छोटी आंत में छोड़ा जाता है। हालांकि जैसा हमने ऊपर बात की कि इसमें आंत में भी पाचन होता है प्रोटीन का, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में होता है। और यहाँ पर दिया है कि सभी प्रोटीनों का पाचन क्षुद्रांत में होता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्रोटीनों का पाचन जो है वो आमाशय में भी होता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। मतलब कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने का एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च को क्या करता है? अपघटित करता है और उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है वो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में। तो प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में अगर बदलना है तो उसका काम होता है किसका? ट्रिप्सिन का। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होती है,
बृहदात्र से। पुच्छ का मतलब ये है कि देखिए एक अवशेषी अंग है अपना, जहाँ से आप अगर देखेंगे तो अपनी जो बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ से वो खत्म होती है, वहाँ पर छोटी सी हमें हड्डी अभी भी दिखाई देती है, जो कि पहले ये माना जाता है कि यहाँ से हमारी पूंछ थी, क्योंकि जिस तरह से आज बंदर की पूंछ है। तो ये जो पूंछ है ये कहाँ से जुड़ी होती है, ये बृहदांत मतलब बड़ी आंत्र से ही नीचे से वो जुड़ी होती है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही हास्यवान क्रम है। तो ये क्या है कि जो छोटी आंत होती है इसका जो क्रम है, मतलब बड़े भाग से छोटे भाग में 3 भागों में, तो ये है शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहिणी। वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि करता है, वो देखिए इसमें से पनीर दिया गया है। अब कोई भी आहार जो प्रोटीन से बना होता है वो मानव शरीर में वृद्धि करता है, यानी कि ऊतकों को बढ़ाता है। ऊतकों को बढ़ाने का मतलब है कि कोशिकाओं के डेवलपमेंट में वो सहायक होता है। तो शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है, और प्रोटीन के जो स्रोत हैं उनमें से जैसे पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, या अन्य वो पदार्थ जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसके लिए उपयोगी होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होते हैं। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये कथन दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर सही हैं। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद हैं जिनमें होता है क्या, पोषक और औषधि प्रभाव। एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा इस प्रकार से है। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस जो है ये क्या होते हैं कि अगर हमारा जो डीएनए है, अगर डीएनए को कई जगह से अगर काटना है तो इसके लिए ये उपयोगी होते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं कि इसी के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है गैस जो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है, वो आती है जल से। चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और सूर्य का प्रकाश ये आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर जब ये भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो O2 होती है ये जल के या जल से H2O से ये निकल कर आती है। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है किसका, नीला और लाल प्रकाश का, और लाल प्रकाश इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात ये कि लाल प्रकाश में पौधे बहुत तीव्र गति से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से, क्योंकि शैवालों की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पूरा जो हमारा समुद्री क्षेत्र है, उस समुद्री क्षेत्र में क्या है, शैवाल ही पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो वो स्थल में ही पाए जाएंगे। तो शैवालों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए पूरी पृथ्वी में अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन और रात दोनों में। इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे होते हैं वो कृत्रिम प्रकाश से भी अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को ही इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है, वो है लाल प्रकाश। मतलब कि लाल प्रकाश में बहुत ही तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है क्या, लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है वो सबसे तेजी से अवशोषित करता है किसको, लाल प्रकाश को।
कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। अभी जैसे हमने चर्चा की कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो नेचुरल प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश में भी हो सकता है और इसके साथ साथ वो कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है। वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है वो है क्या, प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और उसमें से फिर संचित होती है। मतलब कि ये कि जैसे जो सूर्य की ऊर्जा है एक प्रकार से वो स्थितिज ऊर्जा मतलब कि रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में वो संचित होती है पौधों में, फिर उसका उपयोग जानवर या फिर मनुष्य भोजन के रूप में कर लेते हैं। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, क्लोरेला। तो क्लोरेला जो है वो अधिकतम मात्रा में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करने में से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। क्या, प्रकाश संश्लेषण करना। मतलब कि पौधों की जो जड़ें हैं देखिए सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है, जल का अवशोषण करती हैं, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों ओर से काट दी जाती है तो वो वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। इसका कारण क्या होता है कि जड़ों को पोषण नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि देखिए जो पौधे होते हैं उनमें से दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम ऊतक होते हैं वो पौधे के अंदरी भाग में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जाइलम पौधे की नीचे से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके पूरे पेड़ में ऊपर की ओर पहुंचाते हैं। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि पत्तियों द्वारा बनाए गए जो भोजन है उसको पूरे शरीर में मतलब पौधे के पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो फ्लोएम होता है वो बाह्य परत में पाया जाता है। तो बाह्य परत में यानी कि उसकी छाल से लगा हुआ पाया जाता है। यदि छाल को मान लीजिए कि ये छाल अगर यहाँ से पूरी काट दी जाए, इसका मतलब क्या है कि फ्लोएम यहाँ से कट जाएंगे, तो ऊपर से जो आने वाला भोजन होगा वो जड़ों को प्राप्त नहीं होगा और यहाँ पर फिर जड़ें क्या हो जाएंगी, मृतप्राय हो जाएंगी। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है किसका, आहार वहन का, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। मतलब कि देखिए जैसे कि श्वसन क्रिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसके बाद में कोई अगर जैविक पदार्थ का क्षय हो रहा है या कोई चीज़ जल रही है तो इन सारी चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती नहीं बल्कि क्या है, कम होती है, घटती है। विटामिन और पोषण के बारे में अब यहाँ पर टॉपिक में देखते हैं, चर्चा करते हैं। फंक आविष्कारक था किसका, विटामिन का। मतलब कि विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। विटामिन होते हैं क्या, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है वो हैं विटामिन। मतलब कि जो विटामिन है ये सहायक आहार कारक हैं, सहायक पोषण हैं ये मनुष्य के या फिर कहें कि जंतुओं के भी। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। यहाँ देखिए कि जो पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे जो भी तत्व हैं ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सोडियम विकास के लिए कोई विशेष भूमिका नहीं रखता है। बोरान, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। कौन सा, सोडियम। सोडियम अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। जीवधारियों को कम से कम 27 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें से 15 धातुएं हैं। इसमें जो प्रभूत मात्रा में आवश्यक होते हैं वो कौन से, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में जो आवश्यक होते हैं वो हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में मिलती है। मतलब जो हम भोजन करते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन से, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किस में मिलती है, तो ये मिलती है वसा में। तो वसा में अगर वसा की कोई एक यूनिट है तो उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी अपेक्षाकृत कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर अन्य चीज़ों के। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके, पोटेशियम के।
तो पोटेशियम जो है वो हृदय रोग के व्यक्तियों को बहुत ही आवश्यक है या फिर उनके लिए लाभकारी होता है। और सेब में चूंकि ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो व्यक्ति हृदय रोग से संबंधित है उसके लिए सेब बहुत ही यूजफुल हो सकता है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, तो ये देखिए कैल्सीफेरॉल जो है ये अस्थि रुग्णता से संबंधित है। नायसिन पेलाग्रा मतलब कि चर्मग्राह से संबंधित है। कोबायलिमीन जो है ये संघाती रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी, जो कोबायलिमीन है, यदि कोबाल्ट जो संबंधित है वो रक्ताल्पता से मतलब खून की कमी से संबंधित है। थायमीन B1 यानी कि बेरी रोग इससे होता है। विटामिन डी सूखा रोग से संबंधित है। और विटामिन के यानी कि रक्त का थक्का बनने से संबंधित है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो किसी व्यक्ति को यदि चोट लग जाती है तो उसके शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मिर्च, कुम्हड़ा, मटर तथा मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किसमें? मिर्च में पाया जाता है विटामिन सी। इनमें से विटामिन जो खट्टे फलों मतलब कि साइट्रस में पाया जाने वाला होता है वो चर्म स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, वो है विटामिन सी। मतलब कि स्किन के लिए या स्किन के पोषण के लिए, स्किन की स्वस्थता के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। विटामिन सी का मुख्य का जो स्रोत है वो कच्चे ताजे फल होते हैं और विटामिन सी आंवला में भी मुख्यतः पाया जाता है। कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? आंवला की। और आंवला जैसा कि विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। सेब, आम, आंवला तथा दूध में से विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें? आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में विटामिन सी किसमें अच्छी पाई जाएगी? विटामिन सी संतरा में पाई जाएगी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन सी सर्वाधिक किसमें है? संतरा में है। घाव भरने के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो कौन सी है? विटामिन सी। देखिए विटामिन सी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, घावों को भरने के लिए भी उपयोगी होती है और शरीर यानी इस जो हमारी स्किन है शरीर में उसकी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही आवश्यक होती है। इसके साथ साथ जो विटामिन सी है वो लौह जो हम खाते हैं या जो लौह पदार्थ है उसके अवशोषण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होती है वो विटामिन सी है। इसका मतलब ये है कि विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होती है और इसको बाह्य स्रोत से हमें लगातार लेते रहना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कंटिन्यू बनी रहे। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है वो है विटामिन के। विटामिन के खून का थक्का बनने में आवश्यक होती है। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन के है। रुधिर स्कंदन मतलब कि खून का थक्का बनना विटामिन के से संबंधित है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित जो विटामिन है वो है विटामिन B12 और के। देखिए यहाँ पर क्या है कि अधिकांशतः जो विटामिन होती हैं वो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होती हैं, लेकिन कुछ विटामिन ऐसी हैं जो शरीर में संश्लेषित हो जाती हैं, जैसे कि विटामिन B12 और विटामिन के हमारी जो आंत है, आंत के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं उनसे संश्लेषित हो जाती है। इसके साथ साथ जो विटामिन डी है वो विटामिन डी भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर की त्वचा में जनरेट हो जाती है। तो इस प्रकार से विटामिन B12 के और विटामिन डी शरीर में किसी न किसी रूप में संश्लेषित होती हैं। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य की प्रकाश है। इसके साथ साथ में अन्य प्राकृतिक स्रोत भी इसके उपलब्ध हैं। विटामिन डी की अल्पता से रोग कौन सा होता है? ये होता है रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है ये होता है देखिए वयस्कों में, और रिकेट्स जो रोग होता है ये होता है किसमें? छोटे बच्चों में। तो रिकेट्स रोग में बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं,
है ना, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, रिकेट्स रोग ये ऐसा होता है। विटामिन डी, विटामिन डी में पाया जाता है क्या, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम भी है। देखिए रतौंधी, रतौंधी किससे, विटामिन ए से होती है, यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं किया गया है। तो ये रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और इसके जो स्रोत हैं जैसे कि पपीता है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ये होते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ पे होता है, यकृत में। तो यकृत में विटामिन ए संचित होता है। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक किसमें है, ये है गाजर में। सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है आम में। मतलब कि यहाँ पर देखिए सेब, पपीता, अमरूद तथा आम, इनमें अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर आम जो है वो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुरण का तेल तथा राई मतलब सरसों का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गेहूं अंकुरित तेल। मतलब कि गेहूं के अंकुरण का तेल, या फिर अगर गेहूं को अंकुरित करके खाएं तो विटामिन ई हमें मिलता है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, और यदि इसकी कमी हो जाती है तो स्त्रियों में बंधता रोग हो जाता है, और मनुष्यों में प्रजनन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ये है देखिए विटामिन ए, विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, इसको बाहर से लेना पड़ता है। कथन और कारण दिए हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ये कथन कह रहा है। कारण में कह रहा है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कथन गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसको रतौंधी रोग हो ही जाएगा। अगर वो किसी दूर से सोर्स से विटामिन ए ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसके शरीर में विटामिन ए की कमी कुछ हो जाएगी। तो यहाँ पर आर सही है, मतलब कारण सही है, लेकिन कथन यहाँ पर गलत है। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन B12 होती है। और विटामिन B12 जो है ये रक्ताल्पता को पूरा करता है। मतलब कि अगर खून की कमी है तो विटामिन B12 दी जानी चाहिए। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 से संबंधित है, और जो थाइमीन है ये विटामिन B1 से संबंधित है। जल में घुलनशील विटामिन सी है। देखिए जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी हैं। बाकी की जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील हैं। तो इस प्रकार से बी विटामिन और विटामिन सी जल में घुलनशील है। यहाँ पर देखिए घुलनशीलता में ही पूछ रहा है कि विटामिन ए, बी, डी, ई में पानी में घुलनशील कौन सी है, तो बी है। तो इस प्रकार से बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील होती हैं। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग तथा स्कर्वी की बीमारी अगर हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसमें जो कमी है किसकी है। देखिए बेरी का मतलब B1 की कमी है, सूखा रोग मतलब विटामिन डी की कमी, स्कर्वी का मतलब विटामिन सी की कमी है। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए जो आवश्यक होता है वो विटामिन B6। आप सब रात में सपने देखते हैं, हम सब सपने देखते हैं, तो सपने हमें जैसे ही सुबह जगते हैं तो अधिकांशतः भूल जाते हैं। वो भूल इसलिए जाते हैं कि अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन B6 नहीं है शरीर में तो वो भूल जाएंगे। हालांकि ये कोई विशेष तरह की बीमारी नहीं है। तो जो स्वप्न होते हैं वो विटामिन B के द्वारा याद किए जा सकते हैं, या फिर विटामिन B6 स्वप्नों को याद करने के लिए उपयोगी है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करते हैं। देखिए रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी, और स्कर्वी विटामिन सी, और सूखा रोग विटामिन डी। इसके बाद देखिए यहाँ पे फोलिक अम्ल रक्ताल्पता से संबंधित है, और विटामिन B3 पेलाग्रा से संबंधित है। पुनः सुमेलित करते हैं। देखिए जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं, मतलब कि जो नेत्रों का रोग है वो रेटिनॉल से संबंधित है। टोकोफेरॉल, देखिए टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं, और ये बंधता जो अभी हमने डिस्कस की थी, बंधता
मतलब कि बच्चे न पैदा होने की बीमारी विटामिन ई की कमी से हो जाती है। साइनोकोबालामीन घातक रक्ताल्पता से संबंधित है। पायरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि होती है। विटामिन ई बंधता से संबंधित है। पुनः सुमेलित करना है तो देखिए, ये टाइलिन जो है ये स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये पेशियों के संकुचन के लिए, जो नॉर्मल पेशियां होती हैं उनके संकुचन के लिए आवश्यक होता है। और ऑक्सीटोसिन ही, जब कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वही ऑक्सिन जो हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन वो जनरेट होता है, इसी से दुग्ध स्राव होता है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन ही पशुओं को लगा के उनसे ज़बरदस्ती दूध निकाल लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे इसके जो भी कंटेंट रहेगा हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें इसमें तो आपको वीडियो मिल जाए। इसके साथ साथ अन्य वीडियो भी इसमें देखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।